हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीएफ क्लासेज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीक राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जेएसओ और जेईएन की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में जो जेएसओ की जो टोटल पोस्ट हैं वो कितनी है 28 और जेईएन की 86 पोस्ट। तो इसमें जो जेएसओ है वो और जेईएन इन दोनों का जो सिलेबस है वो सिमिलर है। दोनों में एनवायरमेंटल साइंस आएगी प्लस जीके। ठीक है, तो जो एनवायरमेंटल साइंस और जीके है उन दोनों के लिए एससीएफ क्लासेज एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च कर रही है। ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स 5 जनवरी से स्टार्ट है। ठीक है, और इसमें एनवायरमेंटल साइंस के लिए आपके पास कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स विथ होम डिलीवरी एंड टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर्स ये एससीएफ क्लासेज आपको प्रोवाइड करेगी। और ये जो कोर्स है एनवायरमेंटल साइंस का ये मैं आपको टीच कराऊंगा। मेरा नाम है महिपाल चौधरी, एमटेक फ्रॉम आईआईटी पटना, गोल्ड मेडलिस्ट इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है जिसका नाम है गांधी यंग टेक्निकल इनोवेशन अवार्ड। ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं कि जो जेएसओ और जेईएन की जो एग्जाम होगी उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो इसके एग्जाम पैटर्न में दो सब्जेक्ट आएगी आपकी, एक एनवायरमेंटल साइंस, एक आपकी एनवायरमेंटल साइंस और दूसरी जनरल नॉलेज। ठीक है, जीके। तो एनवायरमेंटल साइंस के 120 क्वेश्चंस आएंगे और जीके के 30 क्वेश्चंस। इसमें हर क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। तो ये जो तुम्हारा टोटल पेपर है वो कितने का होगा? 450 मार्क्स का। और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। कितनी है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि इसमें अपने पास ईच क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है। तो यदि हम गलत करते हैं तो कितना मार्क्स डिडक्ट होगा? -1। ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न के बारे में था। अब इस ऑनलाइन कोर्स में हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें आप हमारे पास ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स है, इसके साथ साथ नोट्स है। ठीक है, कंप्लीट नोट्स जीके और एनवायरमेंटल साइंस के। और इसके साथ साथ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशंस, उसकी एक बुकलेट तैयार की हमने, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ एक्सक्लूसिव ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ठीक है, जीके और एनवायरमेंटल साइंस के लिए। हम यदि कोर्स फीचर की बात करें तो इसमें हमारे पास जो वीडियो लेक्चर्स है वो रिकॉर्डेड होंगे। और जो हमारे पास यदि आप ये कोर्स ऑनलाइन परचेज करते हो तो जो हमारे पास जो नोट्स है वो हार्ड कॉपी में रहेंगे और वो आपको कोरियर के थ्रू आपके एड्रेस तक डिलीवर किए जाएंगे। और यदि इस प्रिपरेशन के दौरान आपको कोई डाउट आता है सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग एनवायरमेंटल साइंस और जीके में, तो आप उसके लिए हमारी तरफ से जूम के थ्रू हर वीक डाउट क्लियरिंग सेशन रखा जाएगा जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब यदि सिलेबस की बात करें तो मैंने आपको बताया एक तो जीके आएगी और दूसरी एनवायरमेंटल साइंस। तो जीके में हमारा क्या सिलेबस रहेगा? जीके में हमारे पास राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर और राजस्थान की जियोग्राफी, ये तीनों विथ रेफरेंस टू राजस्थान पढ़ना है। ठीक है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की जियोग्राफी। इसके अलावा आपके पास मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर। ये टोटल अपने पास 30 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें से आप 10 to 15 क्वेश्चंस आप जीके के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इनमें से 10 to 15 क्वेश्चंस आप मैथ और रीजनिंग के एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लस 5 to 10 क्वेश्चंस आप करंट अफेयर्स के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, तो हम जनरली 10 to 15 क्वेश्चंस वो आपके राजस्थान के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल नॉलेज का सिलेबस था। अब यदि हम एनवायरमेंटल साइंस के सिलेबस की बात करें तो आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा बहुत छोटा सा सिलेबस है।
ठीक है, छोटा सा सिलेबस है एनवायरमेंटल साइंस का, तो उसको हमने 8 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है। हमारी जो नोट्स है वो 8 मॉड्यूल्स में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और वीडियो लेक्चर्स भी 8 मॉड्यूल्स में आपके पास आएंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल वाइज हमने उसको कैटेगराइज कर दिया है। इसमें फर्स्ट मॉड्यूल हमने रखा है एयर पोल्यूशन का। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन के बारे में क्या है कि हम जनरली जो एयर पोल्यूशन का वो हमारे पास कंटेंट बहुत कम रहता है। ठीक है, हम बहुत कम कंटेंट पढ़ते हैं, लेकिन जो एयर पोल्यूशन है वो इस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हमारे पास एयर मॉनिटरिंग, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, ये सब हम करते हैं। तो जिसमें एयर पोल्यूशन हमने देखा होगा, एयर पोल्यूशन है वो सबसे बड़ा कंसर्न है आज के टाइम का। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे पास उस दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 20 to 25 क्वेश्चंस। ठीक है, आपके टोटल क्वेश्चंस कितना आएंगे एनवायरमेंटल साइंस के 120 क्वेश्चन, जिसमें से आप 20 to 25 क्वेश्चंस फ्रॉम ए सिंगल टॉपिक एयर पोल्यूशन वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके सिलेबस में हम बात करें तो इसमें क्या क्या दे रखा है, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, मतलब कि एयर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज है, एयर पोल्यूटेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे उनके लिए हम एक डायमीटर डिफाइन करते हैं जिसका नाम है एरोडायनेमिक डायमीटर। ठीक है, एरोडायनेमिक डायमीटर, क्योंकि उनकी जो शेप और जो डेंसिटी है वो सब क्या होता है, अलग अलग होता है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास जैसे ये हमारे पास एक चिमनी है जिससे एयर पोल्यूटेंट बाहर निकल रहा है। ठीक है, इमिशन हो रहा है, तो ये जो अपने पास इमिशन होने के बाद में ये क्या हो रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस में ये क्या हो रहा है, इनका डिस्पर्सन। तो इनमें कौन कौन से फैक्टर है जो इनके डिस्पर्सन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वो हम उन मेटेरोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल आता है गॉसियन प्लूम डिस्पर्सन मॉडल, गॉसियन प्लूम डिस्पर्सन मॉडल, और एक होता है फिक्स मॉडल, फिक्स्ड बॉक्स मॉडल, फिक्स्ड बॉक्स मॉडल। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ये हम जनरली बीटेक लेवल पर इनकी स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आप 2 to 3 न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स या फिर थ्योरी क्वेश्चंस। ठीक है, इनके अजम्पशंस क्या है, इनकी लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी आ सकता है इन पर। ठीक है, उसके अलावा ये जो अपने पास एयर पोल्यूटेंट है उनका हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमन हेल्थ पर, वो हम उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में एयर पोल्यूशन है उसके लिए कौन कौन सी कंट्रोल टेक्नोलॉजी है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है। ठीक है, साइक्लोनिक सेपरेटर होता है, ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर्स होते हैं। ठीक है, और स्क्रबर होते हैं, स्क्रबर मतलब एक ड्राई स्क्रबर या वेट स्क्रबर, वेंचुरी स्क्रबर, ये सब होती है, या फिर एड्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी, कंडेंसेशन टेक्नोलॉजी। तो हम जैसे ही डिस्कस करेंगे सिलेबस में डिटेल से। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास इन सब को मेजर करने के लिए हमारे पास एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये हमारे पास एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करता है। एक इंडेक्स होता है, मान लो वो 0 से 100 के बीच में, तो उसका यदि अपने पास मेजर किया 40 आया तो वो क्या शो करता है, वो कितना सीरियसनेस शो करता है, वो हम इनसे मेजर करते हैं। ये स्टैंडर्ड्स है और ये इंडेक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास एयर पोल्यूशन में हम इतना कवर करेंगे। आगे हम बात करते हैं तो हमारा सेकंड मॉड्यूल है वो रहेगा नॉइस पोल्यूशन का। किसका रहेगा, नॉइस पोल्यूशन का। नॉइस पोल्यूशन में बेसिक्स पढ़ेंगे कि क्या इनकी कैसे मेजर करते हैं, क्या यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है इसकी, डेसिबल, क्या यूनिट होती है, डेसिबल। ठीक है, और कैसे मेजर करते हैं, कैसे हम मैनेज करते हैं। हमारे पास जैसे हाईवे है, तो हाईवे पर जो ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक की नॉइस की वजह से यहाँ पर मान लो अपने पास हैबिटेशन है। ठीक है, यहाँ पर पॉपुलेशन हैबिटेशन है, तो वो अफेक्ट होगी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फेंसिंग कर सकते हैं, जो अपने पास बहुत सारे टॉल ट्रीज है उनको लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो उनके बारे में किस तरीके से हम नॉइस को मैनेज कर सकते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। परमिसिबल नॉइस लेवल इन डिफरेंट जोन, यहाँ पर है डिफरेंट जोन। ठीक है, तो डिफरेंट जोन में क्या क्या परमिसिबल नॉइस लेवल है, जैसे रेजिडेंशियल एरिया में कितनी देर में परमिट है, नाइट में कितनी नॉइस परमिट है, इसी तरीके से कॉमर्शियल एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा
इसका जो नॉइस है वो उसका ह्यूमन बींग्स पर क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड मॉड्यूल था नॉइस पोल्यूशन का। थर्ड मॉड्यूल है वो हमारा रहेगा कि जो हमारे पास एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट में हमारे पास एयर आता है, वाटर, ठीक है, सोइल भी आता है, ठीक है, इसके अलावा नॉइस है, तो इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एनवायरमेंटल लॉज होते हैं जिनको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। ठीक है, तो हमारे पास इंडिया में जो एनवायरमेंटल लॉज है उसमें सबसे पहले हमारे पास वाटर प्रिवेंशन एक्ट आया था 1974 में। उसके बाद में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया था 1981 में, और उसके बाद में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके बाद उस पर संशोधन आए थे, जैसे जैसे हमें जरूरत लगती है वैसे वैसे हम इस एक्ट में संशोधन करते जाते हैं, और उसके अलावा कुछ नोटिफिकेशंस और रूल्स भी जारी किए थे। तो उन सब के बारे में कौन कौन से रूल्स और नोटिफिकेशंस आए थे 1986 के बारे में, तो उन सब की हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड मॉड्यूल रहेगा, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया। ठीक है, हमारा फोर्थ मॉड्यूल है वो है EIA। ठीक है, EIA एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। यदि हम कुछ भी मान लो हम इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले EIA क्लियरेंस जरूरी है। ठीक है, तो EIA क्लियरेंस में हमें क्या होता है कि ये हमारे पास, जैसे इस फैक्ट्री को हम यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसका नियर बाय एनवायरमेंट पे, नियर बाय लिविंग सोसाइटी पर, नियर बाय इंफ्रास्ट्रक्चर पर, नियर बाय क्लाइमेट पर क्या एडवर्स और क्या बेनिफिशियल, दोनों जो क्या एडवर्स इम्पैक्ट पड़ते हैं और क्या बेनिफिट्स है, उन सब का हम असेसमेंट करते हैं कि एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा उस इंडस्ट्री से। ठीक है, तो उसको हम स्टडी करेंगे EIA में। इसमें हम बेसिक्स ऑफ EIA पढ़ेंगे, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे, एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान यानी कि EMP ये क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और उसके बाद में क्या क्या उस प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट्स होंगे उनका प्रेडिक्शन और असेसमेंट, ये दोनों करेंगे। और उसके अलावा जो रैपिड और कॉम्प्रहेंसिव EIA क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 मॉड्यूल। उसके बाद फिफ्थ मॉड्यूल है वो हमारा सबसे फेवरेट, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, क्योंकि जनरली हम यही पढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये सबसे इजी पोर्शन है। ठीक है, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में हम क्या क्या पढ़ते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वाटर की। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल में क्या क्या आ गया हमारे पास, जैसे टेम्परेचर आ गया। ठीक है, ये सब हम स्टडी करेंगे। टर्बिडिटी जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं। ठीक है, टर्बिडिटी क्या होता है कि कितना पानी मतलब गंदा दिख रहा है, वही तो टर्बिडिटी हुई। तो ये हम एक तरीके से फिजिकली देख सकते हैं। ठीक है, केमिकल में हमारे पास क्या होगा, एल्कलिनिटी, हार्डनेस, पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, फ्लोराइड कितना है, आर्सेनिक कितना है, ठीक है, बीओडी, सीओडी, ये सब हम इसमें देखते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में हमारे पास जैसे होती है मोस्ट प्रोबेबल नंबर, MPN देखते हैं, कोलिफॉर्म टेस्ट होता है उसको देखते हैं हम, कोलिफॉर्म टेस्ट ट्रीटमेंट यूनिट्स है सब। सबसे पहले जैसे इक्विलाइजेशन टैंक आता है, कोगुलेशन जब कर लेते हैं तो उसके बाद में हम सेटलिंग करते हैं। ठीक है, सेटलिंग चेम्बर्स होते हैं। सेटलिंग कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है ना, फर्स्ट, सेकंड टाइप, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये सब होती है, जैसे जोन सेटलिंग, हिंडर्ड सेटलिंग। ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिल्ट्रेशन में क्या आ जाता है, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर। डिसइंफेक्शन कैसे कहते हैं, जैसे अपने पास क्लोरिनेशन करते हैं या फिर फ्लोराइड रिमूव भी करते हैं। ठीक है, एरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे पास ट्रीटमेंट यूनिट्स है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, और ट्रीटमेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो जनरली वाटर सप्लाई में ये आपके सिलेबस में है। उसके बाद में वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, जिस तरीके से हमने वाटर में हम कैरेक्टरिस्टिक पता लगाते हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, उसी तरीके से हम फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सीवेज के लिए भी
पता करते हैं, ठीक है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें दो टाइप की प्रोसेस होती है जनरली, एक होती है सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम और दूसरा होता है अटेस्ट ग्रोथ सिस्टम। सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम में क्या होता है, सस्पेंडेड टाइप में रहता है, ठीक है। और अटेस्ट में हमारे पास एक लेयर, एक मेम्ब्रेन रखते हैं और उसके ऊपर अटेस्ट ग्रोथ होती रहती है बैक्टीरिया की, जो डिकम्पोज करते रहते हैं किसको, सीवेज वेस्ट को, और फिर हमारे पास उससे गैसेज, जैसे हमारे पास मीथेन गैस है वो मिलती है, तो उनकी कुछ कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो गैस हमारे पास, और कुछ हमारे पास स्लज मिलता है, ठीक है, स्लज, जिसको हम स्लज थिकनर के थ्रू उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो हम कम करते हैं, ठीक है। तो वो सब हम उसमें स्टडी करेंगे। उसके अलावा हमारे पास तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस आ गई। उसके बाद में ट्रीटमेंट पॉन्ड, एरेटेड लेगुन्स, ट्रिकलिंग फिल्टर्स, आरबीसी यानी कि रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टेक्टर्स, सीक्वेंसिंग बेस्ड रिएक्टर और मेम्ब्रेन बेस्ड रिएक्टर, अनएरोबिक डाइजेशन, और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर यानी जैसे मान लो लेदर इंडस्ट्री हो या फिर सीमेंट इंडस्ट्री हो, ठीक है। तो उनसे जो वेस्ट वाटर है उसमें किस टाइप के टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं और उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे। उसके बाद में 7th मॉड्यूल है हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट। क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे वेस्ट में हमारे पास म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, ई वेस्ट है, जो कि अभी बहुत सारा हो रहा है। ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो हम, उनके जो हमारे पास कंपोनेंट्स है उनको हम यूज में नहीं लेना चाहते, उनको फेंक देते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से वेस्ट हो गया। प्लास्टिक वेस्ट है, या फिर हेजार्डियस सॉलिड वेस्ट। हेजार्डियस सॉलिड वेस्ट में मान लो न्यूक्लियर रिएक्टर से कोई वेस्ट हो, या फिर कोई इंडस्ट्रीज है जिनसे जो वेस्ट है वो टॉक्सिक नेचर का है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेजार्डियस सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो उनको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 ये हम स्टडी करेंगे। हेजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2060, बायोमेडिकल वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2060, तो इनके प्रोविजन क्या कहते हैं, ठीक है। और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में हमारे पास कौन कौन सी जो हमारे पास प्रोसेस है जिनके थ्रू हम इसको वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास सैनिटरी लैंडफिल है, सैनिटरी लैंडफिल। इसके अलावा हमारे इंसिनरेशन, ठीक है, पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस, ठीक है, पायरोलाइसिस। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 7th मॉड्यूल। और उसके बाद में लास्ट मॉड्यूल, ये जनरली सबसे पहले पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास इसको समझने के लिए हमारे पास जो बेसिक नॉलेज है वो 7 मॉड्यूल से हमें मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें हम जनरली हमारे पास क्या रहता है, जनरली एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये बड़े टॉपिक है, ये हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सिलेबस में आपके दिया हुआ है एनजीटी एक्ट। एनजीटी एक्ट क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, ठीक है। और कुछ पॉल्यूशन इंडिसेज, ठीक है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल कन्वेंशंस हुए थे जो हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है, जैसे हमारे पास स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इस सब के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये जनरली एक तरह का करंट अफेयर टाइप का टॉपिक है, जिसमें हम जो रिसेंट में हमारे पास जो भी फिनोमिना अकर हो रहे हैं नेचर में, या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी इश्यू है, तो उनसे रिलेटेड ये नॉलेज है, ठीक है। तो इसके लास्ट में हम सारा इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 8 मॉड्यूल थे। इसका वीडियो कोर्स है वो आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है कि इस एग्जाम का, इस जो जेईएन और जेएसओ है उसका एग्जाम डेट कब है, ठीक है, कब तक हम इसके एग्जाम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, जो 2016 में जो वैकेंसी आई थी, तो उसमें जैसे ही अपने पास मान लो लास्ट डेट थी एक्स, ठीक है, ये लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप करने की, तो उसके जस्ट 2 मंथ के बाद में एग्जाम हुआ था, ठीक है। उसके जस्ट 2 मंथ के बाद में एग्जाम हुआ था। तो उससे हम देखें तो हमारे पास जैसे 23 जनवरी को ये हमारे पास इसका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है, ठीक है। तो उसका हम उसमें हम यदि 2 मंथ ऐड कर दें, 2 मंथ ऐड कर दें,
तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च लास्ट या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम है, ठीक है। ये आप वेरी भी कर सकते हैं क्योंकि अभी तो कोरोना चल रहा है, ठीक है। तो हम ये मान के चलो कि मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक, तो अपने पास अभी अराउंड 2.5 to 3 मंथ्स हमारे पास पड़े हैं। कितने? 2.5 to 3 मंथ्स, ठीक है। और जो हमारा ये कोर्स है ऑनलाइन वीडियो कोर्स, ये 50 डेज का है, ठीक है। 50 डेज में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। 50 डेज मतलब कि 5 जनवरी को यदि 5 जनवरी को ये चालू हो रहा है तो लगभग 28 फेब से पहले ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 28 फेब से पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो या फिर आपकी कोई क्वेरी हो तो ये आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल SCF क्लासेज जयपुर को, और उसके साथ हमारी वेबसाइट भी है www.scfclasses.com, ठीक है। इसके साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू गाइज।